आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। जैसा कि यदि हम लोग पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखकर गया था। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम लोग देखे थे। ये आपके केमिस्ट्री का पहला अध्याय था। और यदि हम लोग दूसरे अध्याय की बात करें तो आपको लवण, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानना है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना बातों को जो है विलंब करते हुए अम्ल, क्षार और लवण की ओर चलते हैं। तो ऐसे खास मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय जो है विद्यार्थी पहला बार यदि आए हैं आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि अंतिम क्षण में आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले और एकदम देख के अपनी यादों को ताजा कर लो और एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ के आओ। तो बिल्कुल इसको करना अपना भूले। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट में वाले पाठ को, उसमें क्या क्या हम लोग को जानना है। तो यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता हो जाना चाहिए कि एसिड, अम्ल, क्षार और लवण की बात करें, इसी को हम लोग एसिड कह रहे हैं, इसी को हम लोग बेस कह रहे हैं और इसी को हम लोग साल्ट कह रहे हैं। तो यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो आंतरिक जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में तो जानवे करेंगे। इस टॉपिक को तो हम लोग पूरी तरह से जानेंगे, लेकिन इनसे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें जो होती है, कुछ थोड़ा सा पहले जो इनका डिफरेंस होता है उन डिफरेंस को देख ले ताकि हमको जानने में और आसानी हो, समझने में दुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम लोग समझते हैं। और यदि हम लोग बात करें स्वाद की, सबसे पहला बात यदि हम लोग बात करें स्वाद की, यदि हम लोग बात करें स्वाद की और यदि स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है वो कड़वा या कसैला होता है। कड़वा मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कोई चीज आपने करेला के जूस पिया, एकदम जो है गला घोट नहीं रहा है तो हम बोल सकते हैं वो कड़वा है। और यदि आपने कच्चा अमरूद खाया, कच्चा अमरूद, तो पता चल रहा है ये कच्चा कोई फल खा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है कि मुंह खराब कर दिया, तो उसी को हम लोग कसैला कह रहे हैं। तो ये जो है कड़वा या कसैला होता है। और लवण जो होते हैं वो तो नमकीन होता है और इसके स्वाद तो आप सभी ने चखा है। तनी सा मूड ऑफ होता था, कुरकुरे लाके कुरकुरावे लगते हैं, तो वो जो नमक जैसा लग रहा है उसी को लवण बोली जा रही है। ठीक है, उसके बाद यदि उदाहरण की बात करें तो नींबू का रस, सिरका, इसमें साबुन और इसमें हम लोग बात करते हैं नमक और पोटेशियम क्लोराइड। और यदि हम लोग पीएच मान की बात करें, पीएच मान, तब पीएच मान की बात करें और ये आपका पीएच स्केल है, ये आपका पीएच स्केल है, ये आपका पीएच स्केल है। तो इधर जब बढ़ते हैं, इधर जब बढ़ते हैं, जब इधर बढ़ेंगे तो ये 7 यहाँ पर लेते हैं और इधर बढ़ेंगे तो ये कमेगा, ये कमेगा जिसको हम लोग एसिड कहेंगे। और जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा जिसको हम लोग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। और बीच वाला को 7 मान लो, बीच वाला को 7 मान लो। तो 7 से नीचे आएंगे तो वो एसिड कहलाएगा और 7 से ऊपर जाएंगे तो ये बेस कहलाएगा। 7 से नीचे आएंगे तो एसिड कहलाएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस कहलाएगा और 7 पर रहेंगे तो ये लवण कहलाएगा। तो 7 पर लवण, एसिड और बेस। और यदि आपको समझने में दिक्कत होता है तो एबीसीडी पढ़ो, तो कहे कि जी पहले ए होता है और फिर बी होता है, पहले ए होता है और फिर बी होता है, मतलब पहले एसिड फिर बेस, पहले एसिड फिर क्या? बेस, और बेसवा बेसा रखा है कुछ तो साल्ट। तो यदि हम आपसे बोले कि साल्ट का पीएच मान क्या होता है तो कहे कि जी बिचवा में है, 7 के बराबर होगा। और यदि हम बेस की बात करें, क्षार की बात करें, तो कहे कि जी पहले बाद में भी, मतलब 7 से ज्यादा, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 7 से ज्यादा, और इधर जाएंगे तो ये माइनस कर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस, तो 7 से कम। तो हमें लगता है कि आपको याद हो गई होगी कि जैसे ही दोनों का पीएच मान बोले तो वैसा ही वो स्केल बना लेना, बीच बीच में जो है 7 रखना, एने जाएगा तो एसिड कहलाएगा, एने जाएगा तो बेस कहलाएगा, और नहीं तो ए एसिड और ये लिखेंगे बेस, तब पहले ये बाद में बी और बीच में पड़ा रहेगा लवण। तो बिल्कुल इस बात से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 7 से कम होगा, ये 7 से क्या होगा? कम होगा, ये 7 से अधिक होगा और ये 7 के क्या होंगे? बराबर होंगे। और यदि हम लोग बात करें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पीएच मान, तो पीएच मान आपको याद हो गया होगा। और यदि आपको नए तरीके से आपको बेहतर लगा होगा कि जी ए बी आप बहुत बेहतर बताए कि पहले ए और बी, तो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ठोक दे, लाइक करना ना भूलो। अब कहे जी इससे क्या फायदा होगा? तो हमें फायदा है, जब आप लाइक करते हैं रिप्लाई हमें मिलता है तो हमें लगता है कितने विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, कितने विद्यार्थी कम से कम हमसे फायदा ले रहा है। और जब आप फायदा ले रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझाएं और बहुत बेहतर बताने का हम प्रयत्न करें।
लेकिन पता चला कि लाइक आ ही नहीं रहा है, आप शेयर करिए ना रहे, तो लग रहा है कि बेकार एनर्जी हमारी जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारी मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक तो करेंगे। ठीक है, तो चलो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो pH 1 7 से कम, 7 से ज्यादा और 7 के बराबर। और यदि हम लोग लिटमस पत्र की बात करें तो 2 लिटमस पत्र की चर्चा किया गया है, नीला और लाल, नीला और लाल, नीला और लाल। और नीला और लाल में एक पर अम्ल प्रभाव डालता है, एक पर क्षार प्रभाव डालता है, एक पर अम्ल प्रभाव डालता है, एक पर क्षार डालता है, एक पर अम्ल, एक पर क्षार। लेकिन दिक्कत यह हो जाएगा कि जब एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो आपको कपारे काम नहीं करेगा कि केकरा पर अम्ल काम करता था, केकरा पर क्षार काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उस चीज को हम लोग समझते हैं और बिल्कुल नए तरीका से आपके दिमाग में हम प्रवेश करा देंगे। जैसे यदि हम लोग बात करें लाल लिटमस पत्र के, तो इमेजिन करो, इसको छोड़ो, एकदम जो है पता चला जैसे ही घरे गए तब पता चला कि हमारे कोई व्यक्ति थे, वो एक कोई खराब काम कर दिया है। एकदम हमारी आंख जो है लाल लाल हो गया, लाल लाल हो गया, और एकदम गुस्सा में हम से गए तमतमाइल कि आज उसको हम अस्थिर कर देंगे। लेकिन जैसे ही गए पता चला कि हमारे सहायता का वही था, और बिल्कुल हमारे गुस्सा को झाड़ दिया, बिल्कुल हमारे गुस्सा को झाड़ दिया। और जो हम गर्म होके गए थे एकदम मुलायम होके आंख नीला नीला करके आ रहे हैं। पता चल रहा है कि इतना रोया है कि आंख का कलर बदल दिया है। तो गए थे एकदम लाल होके, लेकिन जैसे उसके पास गए तो हमारे गुस्सा को झाड़ दिया, हमारे गुस्सा को झाड़ दिया। तो इससे याद रखना कि जो लाल रहेगा वो अम्ल ओकरा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन क्षार ओकर गुस्सा को झाड़ देगा, क्षार ओकर गुस्सा को झाड़ देगा। तो लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा, और अम्ल एकरा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बिल्कुल आपको तरीके याद हो गए होंगे कि जी एकदम आंख बुबुला होकर लाल लाल आंख करके गए, लेकिन जैसे ओकरा पास गए हमारे गुस्से के झाड़ दिया। कौन? तो क्षार झाड़ दिया। कौन? तो क्षार। आज झाड़ दिया तो हम थे लाल हो गए नीला, थे लाल और हो गए नीला। अम्ल का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लवण की बात करें तो कोई परिवर्तन इस पर भी नहीं होता। ठीक है, और यदि नीले लिटमस पत्र की बात करें तो बस एक ही वो तो दो गो तो होता है, वो लाल है वो नीला। और जब लाल पर झाड़ दे रहा है क्षार, तो समझ जाना कि नीला को लाल कर देगा कौन? अम्ल। ये वो नीला के लाल करेगा और लाल के नीला करेगा, तो लाल के नीला करेगा क्षार, इसका मतलब है कि नीला को लाल करेगा अम्ल। बिल्कुल आपको इस तरीके से याद होगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यदि आप अम्ल में कोई क्षार डाल देते हैं या क्षार में कोई अम्ल डाल देते हैं तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। यदि अम्ल में क्षार डाल दिए तो उसकी अम्लता गुण को खत्म कर देगा, यदि क्षार में अम्ल डाल दिए तो उसकी क्षारता गुण को खत्म कर देगा। और दोनों में डाल एक दूसरे से डालेंगे तो दोनों एक दूसरे को उदासीन करेगा, और उदासीन करने के बाद जो हमें मिलेगा ना वो मिलता है क्या? लवण। वो क्या मिलता है? लवण। तो जैसे लिखा हुआ है कि क्षार को उदासीन करता है, क्षार को उदासीन करता है कौन? अम्ल। और अम्ल को उदासीन करता है कौन? क्षार। और दोनों के बाद जो नयका चीज मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लवण। उसको क्या बोलेंगे? लवण। इसका उपचार कभी कभी आपने देखा होगा क्या, कि जैसे ही कोई बिच्छू, बिरनी या जो चींटी डंक मार देता है ना, डंक मार देता है तो उस समय एसिड पाया जाता है। बिच्छू में, चींटी में, बिरनी में ये समय एसिड पाया जाता है। और एसिड पाया जाता है तो इसका एक सटीक इलाज है कि जैसे वो काटे तो आप जानते हैं कि वो अम्ल हमको दिया है उसको उदासीन करना है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए आप उसके जगह पर क्षार डाल दीजिए, पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब कहेंगे जी क्षार मिलेगा कहां से? तो आपके पास बेकिंग सोडा होगा, वो क्षार है। यदि आपके पास साबुन है तो कौन चीज है? क्षार है। तो जहां पे काटा है चींटी वहां पर साबुन लेके रगड़ ले, पानी से धो ले, बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पे काटा है बिरनी, जहां पे काटा है चींटी वहां पे साबुन धरिए, बेकिंग सोडा धरिए, और धरने के बाद कुछ देर जो है मिला के पानी से धो लीजिए, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगा, जो है कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कंडीशन में काम करता है, कभी कभी जो है सूजन आ जाती है तो ज्यादा परेशानी हो जाए तो आप चिकित्सक से जाके मिलिए, डॉक्टर से जाके मिलिए, और नहीं तो तनी मनी काम में ये सब काम हम कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को उदासीन वो करता है। तो बिल्कुल आप अम्ल, क्षार और लवण में फर्क समझ पाए, और यदि अम्ल, क्षार और लवण में फर्क समझ पाए तो अब आगे की क्लासेस आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग जब जानेंगे तो अम्ल, क्षार, लवण तो एकाएकी करके उसको डिटेल तक जानेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या है। तो अब अम्ल के बारे में जानेंगे। तो अम्ल के बारे में बात करें तो यदि आपसे पूछे कि अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, तो लिखना कि अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है
जो पानी के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। जो पानी के साथ घुलने पर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। कहने का मतलब कि आपके पास कोई अम्ल है HCl और यह रिएक्ट कर रहा है किससे? पानी से। अभी जैसे ही रिएक्ट करता है ना तो ये बनाता है क्या? तो H3O प्लस बनाता है, H3O प्लस, H3O प्लस बनाता है। इसी को हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। हालांकि ऐसे ही हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना और बेहतर होता है। तो H3O प्लस बनाता है और बाद में तो Cl निकलता है और यह गुण पाया जाता है केकरा में? एसिड में। तो वैसा कोई पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है तो समझ जाएंगे कि अम्ल है। और नहीं तो दूसरी तरीका यह है कि स्वाद में खट्टा होगा। स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। तो यदि स्वाद में खट्टा है तो हम समझेंगे कुछ है अम्ल है। हम क्या समझेंगे? अम्ल है। तो बिल्कुल इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अम्ल हमें कहां से मिलता है? तो अम्ल तो आजकल लोग कृत्रिम मिल आने हैं, लेकिन प्राकृतिक स्रोत से भी अम्ल मिलता है। जैसे इमली से टारटरिक अम्ल मिलता है, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, संतरा या नींबू से सिट्रिक अम्ल मिलता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बिल्कुल इस बात को आप देख पा रहे हैं। लेकिन कहेगा कि जी ये तो हम देख लिए कि हो गया, लेकिन सर इसको याद कैसे किया जाएगा ये समझ में नहीं आता। जब इसको याद करते हैं तो हम भुला जाते हैं कि नींबू में क्या था, दूध में क्या था और सिरका में क्या था। ये बात ये भुला जाते हैं। और ये एग्जामिनेशन में आपको जरूरी होता है। आपके एग्जामिनेशन में नेसेसरी पूछता भी है और आप भुला भी जाते हैं। तो यदि आप भुला जाते हैं तो एक बार लाइक करो, एक बार लाइक करो, पहले कर दो, बताता हूं। चलो कर दिया होगा। और यदि आपने कर दिया तो बिल्कुल आपको जो माथा का टेंशन है कि आप याद करते तो याद नहीं होता है, उसको आपको चुटकी में हम याद करवा रहे हैं। बिल्कुल सही से बातों को समझो। बिल्कुल खाली एक बार देख लो। अब जैसे ही हम आपसे बोले कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहे कि जी इमली में टारटरिक, लेकिन याद नहीं होता है। तो याद हो जाएगा। याद करो कि वो कच्चा इमली हम दे आपको खाने के लिए, कच्चा इमली दे। अब जैसे ही कच्चा इमली देगा ना तो दतिया एक दूसरे से कटकटाए लगेगा, लड़ने लगेगा, टर टर आवाज करने लगेगा। एक अलग से जो है आवाज है, खटखटाहट की आवाज आने लगेगा। तो जैसे टर टर करने लगे तो समझ आना टारटरिक अम्ल। यानी इमली के जैसे ही बात करते एकदम खट्टा मिल जाए, एकदम जो है दांत पटक रहे हैं, जीभ पटक रहे हैं, खट खट की आवाज आ रही है, टर टर की आवाज आ रही है, तो समझ आना टारटरिक अम्ल। समझ आना क्या? टारटरिक अम्ल। तो यदि इमली को देखने से पूछे आपसे कि इमली में कौन सा, तो कहना कि अच्छा जिभिया कटकट दतिया कटकटाए लगता है, मतलब टरटराए लगता है, टारटरिक अम्ल है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जैसे ही ज्यादा ठंडा लगता है तो एकदम जीव आप दांत आपस में लड़े, खट 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 की आवाज आने लगता है, टरटर 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 की आवाज आने लगता है। तो समझ आना कि इमली में भी ऐसा होता है, खैला के बाद एकदम जो दांत खटखटाए लगता है। तो जैसे ही दांत टरटराए लगे तो समझ आना टारटरिक अम्ल। इमली में टारटरिक अम्ल, इमली में टारटरिक अम्ल। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि जी समझ पा रहे हैं इमली में कौन? टारटरिक अम्ल। और यदि हम लोग बात करें टमाटर की, यदि हम लोग बात करें टमाटर की, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे? तो यदि हम आपको बोले कि देखो बउआ एगो टमाटर लाए हैं, तब इसको खाओ तो, लेकिन जैसे ही तो खाए ला किया ना तब फेंक दिया। का है? तो कहे कि जी इसको जब हम काटे ना तो जितना इसके अंदर बीजवा था वो सब सर घोर आयल था, और जैसे ही खाए लगे तो वो काई आवे लगा। जैसे ही खाए लगे तो वो काई आवे लगा, एकदम लगा कि सर एकदम सड़ल है, एकदम वो काई आवे लगा। लाल टमाटर देख के हमारा वो काई आवे लगता है। तो जैसे ही टमाटर देख के वो काई आवे लगे, टमाटर देख के वो काई, तो समझना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर की बात करेंगे तो कहना अच्छा वो काई ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर की बात करें तो कहना अच्छा वो काई ऑक्जेलिक अम्ल। लाल लाल टमाटर खाए के तो मन किया, लेकिन जैसे ही खाए गए तो सर उसमें कीड़ा दिखाई दिया, वो सड़ा हुआ दिखाई दिया, एकदम जैसे नकिया पास आया वो काई आवे लगा, तो समझ आना ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गई होगी। और यदि हम लोग संतरा या नींबू की बात करें, संतरा या नींबू की बात करें, तो सर जैसे ही नींबू या संतरा की बात आता है ना तो देहिया एकदम शरीरवा एकदम सिहरे लगता है, एकदम सर रोआ रोआ खड़ी रहता है, सिक उड़ने लगता है। तो जैसे ही सिक उड़ने लगे तो समझ आना संतरा या नींबू में, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। तो चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिर से तीनों को याद करो। जैसे ही बोलेंगे इमली, जैसे ही बोलेंगे इमली तो कहेगा जी दतिया लड़े लगता है, टकराए लगता है, टारटरिक अम्ल। जैसे ही बोलेंगे टमाटर तो कहेगा जी खाए के तो मन कर रहा था, लेकिन खाए गए तो वो काया में लगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और जैसे ही हम बात करेंगे संतरा तो कह रहे कि जी लेकर नमवा सुनते देह गनगनाने लगता है, शरीर गनगनाने लगता है, सिर कुड़ने लगता है, तो मतलब सिट्रिक अम्ल। ठीक है। और यदि चींटी की बात करें
तो चींटी में मेथनोइक अम्ल, चींटी में मेथनोइक अम्ल। अब कहे कि जी कैसे याद होगा, तो चींटी देखने में हाथी चूका होता है, लेकिन जब काट देता है, डंक मार देता है ना, जब वो हमें काटता है तो इतना लहर देता है ना कि मथवे खराब लगे लगता है, लगता है कि हाथी चूका ये था और इतना तकलीफ दे रहा है, कैसन बात हो गया। तनी वो चींटी काट लिया, छोटा सा चींटी काट लिया, तब मथवे खराब हो गया, यानी माथा काम ही नहीं कर रहा है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, आपको याद हो गया होगा। और यदि दूध की बात करें और दूध खट्टा दूध की बात करें तो लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध की बात करें तो लैक्टिक अम्ल। अब कहे जी कैसे याद होगा, तो हम थोड़ा दूध पिए ला दिए, लेकिन पता चला कि दूध के दूध फटल था। जैसे ही तो अंगुली से चेक किया कि तनी सर चेक करते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, अब जैसे ही चेक किया तो लसर लसर करे लगा, लस लसाई लगा, कारण कि खराब था, दूधवा फट गया था, खट्टा हो गया था, और खट्टा हो गया तो हाथवा लस लसाई लगा। तो कहे कि अच्छा लस लसाई लगा तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, खट्टा दूध में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। यह दही के बाद जब सर लस लसाई लगता है तो कहे कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलो बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेटल की बात करें तो नेटल आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि नेटल एक पौधा है। नेटल एक क्या है, पौधा, एक पेड़ पौधे है, एक पत्ती है, एक जो है घास टाइप का एक पौधा है। लेकिन एकरों में ऐसा विष पाया जाता है ना कि जब चुभ जाता है शरीर में, जब पैर में चुभ गया तब माथा काम करेला बंद कर देता है। इतनी जहर है, इतनी जलन महसूस होती है कि लगता है कि एकदम जो है डंक मार दिया है, चींटी काट लिया है, माथवे खराब लगे से लग रहा है। तो जैसे ही माथा खराब होने लगे, एगो पेड़ पौधा से भी माथा खराब होने लगे, तो समझ जाना मेथनोइक अम्ल है, समझ जाना क्या है, मेथनोइक अम्ल। अब कहे कि जी नेटल का पौधा होता कैसा है, तो नेटल का पौधा ऐसा होता है, ये रहा आपका नेटल का पौधा, ये रहे नेटल का पौधा। ये जो नेटल का पौधा देख रहे हैं, देखो इसमें जो बारीक बारीक जो दिख रहा है ये सब कांटे हैं, और यही जब कटवा चुभेगा हथवा में ना तब मथवा काम करेला बंद कर देगा। यही जब हथवा ने चुभेगा तब मथवा काम करेला बंद कर देगा, यानी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल, मेथनोइक अम्ल। और जैसे ही चुभ जाता है तो बिल्कुल उतना ही विष का जहर देता है जितना चींटी के डंक देता है, जितना आपको जो है चींटी का डंक दे रहा है उतना ही डंक, इतना ही जहर एकरों में पाया जाता है। तो कहे कि देखे ने पौधा था लेकिन जखनी से पैरवा में चुभा है, मथवा काम करेला बंद कर दिया है, मतलब मेथनोइक अम्ल। मतलब क्या, मेथनोइक अम्ल। तो यही लिखा कि नेटल में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और यदि सिरका की बात करें तो सिरका आप लोग जानते होंगे कि यदि फल सब्जी वगैरह सड़ता गलता है तो किण्वन विधि द्वारा उससे जो रस निकाली जाती है ना, उसको हम लोग सिरका कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरका। और सिरका का उपयोग हम लोग अचार में करते हैं, सिरका का उपयोग हम लोग खाने वाले चीजों को स्वाद बढ़ाने में करते हैं। और जैसे ही सिरका डाल देंगे खाना एकदम लाजवाब हो जाएगा, एकदम डिलीशियस हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। और जब बहुत बेहतर हो जाएगा तो खाने के बाद कहेगा कि जी आज तक ऐसी खाना नहीं खाए, ऐसी खाना आज तक नहीं खाए, ऐसी स्वाद आज तक नहीं चखा, बहुत बेहतर स्वाद है सर, क्या डाले थे, तो हम बोलेंगे सिरका। अच्छा सिरका, इसीलिए ऐसी स्वाद हो गया, ऐसी हो गया। तो जैसे ही सिरका बोलेंगे तो एसिटिकम, सिरका बोलेंगे एसिटिकम, सिरका बोलेंगे एसिटिकम। अब आपको बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यदि इसको हम छिपा ले और यहाँ से बोले कि इमली में बोलो जी कौन, तो कहे कि जी टरटराई लगता है, टाटरिक अम्ल। टमाटर में बोले तो कहे कि जी वो काया में लगता है, और जेलिक अम्ल। संतरा में बोले तो कहे कि जी देहिए सिकुड़े लगता है, सिट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में तो जी देखे में छोड़ता लेकिन यखनी से काटा मथवे खराब हो गया है, यानी मेथनोइक अम्ल। और खट्टा दूध में तो कहे कि जी लसलसाई लगता है, लैक्टिक अम्ल। नेटल में था तो पौधा लेकिन चुभने में माथा खराब हो गया, मेथनोइक अम्ल। और सिरका की बात करें तो ऐसे खाना हम नहीं खाए थे, एसिटिक अम्ल। बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गई होगी। और केवल इस चार्ट से आपको 2 अंक के सवाल कर दिए जाते हैं, लगभग 2 प्रश्न कर दिए जाते हैं। और यदि बातें आपको याद हो गया होगा एक बार लाइक ठोक दो, अरे ठोक दो, ठोकने से कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता, एक बार ठोक दो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आपको बताया कि ये पौधा किस चीज का, नेटल का, ये आपके नेटल का पौधे है। और यही चुभेगा हाथों में तो मथवा काम करेगा बंद कर देगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल के कुछ गुणों के बारे में। और यदि अम्ल के कुछ गुणों के बारे में बात करें तो अम्ल के गुण के बारे में बात करें तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्ल रिएक्शन करता है तो लवण का निर्माण करता है और फिर उसके बाद क्या बना रहता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसा
यहाँ पे भी लिखा है कि धातु अम्ल से करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसको प्रयोगशाला में इस प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यदि हम लोग बात करें तो ये एक परख नली है और इस परख नली में हमने लिक्विड डाल दिया, क्या? HCl। हमने इसमें क्या डाल दिया? HCl हमने लिक्विड डाल दिया और एक में छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हमने डाल दिया। अब जैसे ही छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाले हम, तो ये जो है एसिड HCl ये जिंकवा से रिएक्शन करने लगा और जैसे ही अभिक्रिया करने लगा तो अभिक्रिया के पश्चात एक गैस मुक्त हो रहा है, जिस गैस को बोलते हैं कौन सी? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से एकदम टिप द्वारा जो है बाहर निकाल रहे हैं, ये पानी है और ये पानी से बुलबुला बाहर निकल रहा है। लेकिन अब टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। और हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि यदि उसको आप जलाएंगे ना तो वो जलेगा, लेकिन फटफट की आवाज करेगा। जब ऑक्सीजन जलती है तो वो आवाज नहीं करता है, केवल जलने में सहायता करता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन की बात करें तो ये जलेगा और जलेगा, साथ में पटाखा ये सब फट फट की आवाज करेगा। और यदि फटफट की आवाज करे तो समझ जाना कौन है? H2 है। समझ जाना कौन है? H2 है, मतलब हाइड्रोजन गैस है। कौन गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो यही चीज वहां लिखा है कि एसिड यदि मेटल से रिएक्शन करता है तो अम्ल का निर्माण, लवण का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु अम्ल से विक्रिया करके लवण बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो बिल्कुल आपको पहला तरीका याद रखना आता है आपके एग्जामिनेशन में कि अम्ल के 2 गुण बताइए, 3 गुण बताइए। तो यहाँ पे लिख दिया है अम्ल धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसके बाद इसका एक बहुत सारा भोला सा एक सवाल पूछता है आपसे। क्या सवाल पूछता है? कि कहता है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही या कोई खट्टा पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए? लेकिन कुछ इसको गलत सलत से सोचने रहता है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलना चिल्ला कुछ भी बातें सोच लेता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे यही रीजन है कि यदि हम लोग धातु को अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा और लवण की स्वाद नहीं होती है, थोड़ा सा स्वादिष्ट होता है, खाना खराब हो जाएगा। और यदि जहां तक हम लोग बात करें दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यही होता है CH3H6O3 C3H6O3 ये लैक्टिक अम्ल है। और यही लैक्टिक अम्ल जब कॉपर से विक्रिया करेगा तो ये लवण बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा तो दही तो थाली में रहेंगे, लेकिन अब दही का मजा नहीं आएगा क्योंकि वह अब स्वाद लेस हो चुका है। ठीक है, तो स्वाद लेस हो जाता है, इसीलिए पीतल में या कॉपर के बर्तन में हम लोग जो है दही या कोई खट्टा चीज रखकर नहीं खाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में यह सवाल हूबहू आपसे पूछ देता है। तो कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल हमने यहाँ पे लिख रखा है कि तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो धातु से विक्रिया करके क्या करता है? उसके स्वाद को बदल देता है, इसीलिए उसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपने पहला गुण देखा कि अम्ल धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दूसरी बात हमने ये लिखा है कि अम्ल जल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। कौन सी करता है? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो दूसरा ये भी लिख सकते हैं। तो यदि फिर से याद दिला दे कि अम्ल के गुण बताइए, तो अम्ल के गुण याद रखना कि धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? मुक्त करता है। और दूसरा याद रखना कि अम्ल जब जल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अम्ल का उपयोग बताइए। तो अम्ल का उपयोग हम लोग पाचन क्रिया में उपयोग आता है। जैसे जब भी कोई हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमारे आंत में, हमारे पेट में अम्ल है और वही अम्ल खाद्य पदार्थों को तोड़ता है जो और उसको गलाने पचाने का काम करता है। यदि अम्ल की मात्रा कम जाए तो पाचन क्रिया सही से नहीं होगा। इसीलिए जो है पाचन क्रिया में अम्ल सहायता करते हैं। और यदि हम लोग की बात करें, एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि जानवरों में जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसमें उसके आंत में, उसके पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है।
क्योंकि जो मांसाहारी है मांस हड्डी को गलाने में उसको सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी करते हैं, जैसे अचार वगैरह है, अगर जो उसको सेफ रखना है तो उसको एसिड से हम लोग जो है उसको बचा के रख सकते हैं। साफ सफाई में भी करते हैं, जैसे टॉयलेट या बाथरूम की बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं उसको साफ करने में हम लोग एसिड का उपयोग करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि HCl का उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग हार्पिक पैकेट में, हार्पिक जो डब्बा होता है उसमें यही एसिड पाए जाते हैं HCl, और वही टॉयलेट एसिड पर या बाथरूम टब पर रखकर उसको जब ब्रश मारते हैं तो बिल्कुल उसको क्लीन कर देता है। तो साफ सफाई में इसको हम लोग काम करते हैं, उपयोग लेते हैं। दूसरा, बैटरी में, अब बैटरी में कहने का मतलब कि H2SO4 रहता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाले जाते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है जिसको आप तेजाब के नाम से जानते हैं, तो वही आपको H2SO4 है। उसके बाद खाद के निर्माण में, उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ गया होगा कि अम्ल का उपयोग सरपाचन क्रिया में होता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है, सफाई में होता है, बैटरी में होता है, उर्वरक बनाने में होता है ना। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग देखें, इसका हम लोग गुण देखें तो इसका गुण में 2 गुण याद रखना कि धातु अम्ल से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और अम्ल जो है जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो बिल्कुल आपको इन सारी बातों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा, आपको हमारी वजह से कुछ फायदा हुआ होगा, तो बिल्कुल आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज भर हम लोग इस क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। फिर जैसे हम लोग के पाठ का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, तो अभी हमने एसिड को बताया, अगले क्लास में हम बेस को बताएंगे, फिर साल्ट को बताएंगे, और फिर समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाएंगे, और जब इतने काम आप कर लेंगे तब बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे युद्ध के लिए, और जाके एग्जामिनेशन में अपनी झंडा को गाड़ के आओ। बिल्कुल हमारी कामना, हमारी दुआ आपके साथ है ना। तो चलिए आज भर इस क्लास को तय छोड़ते हैं। सभी को VRC के चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, तहे दिल से, किडनी फेफड़ा से धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।